मैंने एक सिगरेट का टुकड़ा फेंका और मेरे आश्चर्य की बात है उसके आसपास की घास ने उससे बचने की कोशिश की। फिर मुझे एहसास हुआ कि जमीन मिट्टी की थी। जब मैं छत पर चढ़ा तो मैं और भी हैरान रह गया। इस मोहल्ले का हर घर एक जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे इलाके को कॉपी पेस्ट किया गया हो। यहाँ तक कि आकाश में बादल भी नकली लग रहे थे। मैं तो बस अपनी प्रेमिका के लिए एक घर खरीदना चाहता था, लेकिन ये सब देखकर मेरे मन में डर की लहर दौड़ गई। मैंने जल्दी से अपनी प्रेमिका को पकड़ा और हमने वहाँ से निकलने का फैसला किया। हम घंटों तक गाड़ी चलाते रहे, लेकिन किसी तरह हम उसी मॉडल घर पर वापस आते रहे। जैसे जैसे रात हुई और ईंधन कम होने लगा, हम फिर से नंबर 9 पर पहुंच गए। हमारे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि हम वापस उस घर में चले जाएं। हैरानी की बात यह थी कि फ्रिज में शैंपेन और फल थे, लेकिन स्ट्रॉबेरी का स्वाद मोम जैसा था। बिल्कुल कोई स्वाद नहीं। हमने परवाह नहीं की, जो खा सके खाया और रात के लिए आराम किया। अगले दिन हमने पैदल चलकर निकलने का फैसला किया, बिना कोई मोड़ लिए। हम सूरज की दिशा में चले। हम तब तक चले जब तक सूरज नहीं डूब गया, लेकिन फिर भी हम उस मोहल्ले से बाहर नहीं निकल पाए। ठीक जब हम हार मानने वाले थे, मेरी प्रेमिका ने एक घर से आती हुई रोशनी देखी। वह सोचकर कि शायद वहाँ और लोग हैं, तेजी से अंदर चली गई। लेकिन जब वह अंदर गई तो मेज पर वही खाना था जो हमने पिछले रात खाया था। एकमात्र अंतर यह था कि गेट पर एक डिब्बा था जिसमें आपूर्ति और खाना भरा था। मुझे लगा जैसे कोई हमारे साथ खेल रहा हो। इस खेल को रोकने के लिए मैंने कार्रवाई करने का फैसला किया। मैंने नंबर 9 घर में आग लगा दी। उम्मीद थी कि इससे जो भी इसके पीछे है वह सामने आएगा, लेकिन जब तक घर जलकर राख नहीं हो गया तब तक हमें कोई नहीं दिखा। थकर चूर होकर हम सो गए। जब हम जागे तो हमारे सामने एक डिब्बा प्रकट हुआ। इस बार उसमें खाने की जगह एक जीवित बच्चा था। डिब्बे पर लिखा था, बच्चे को पालो और मुक्त हो जाओ। और भी अजीब बात यह थी कि नंबर 9 घर, जिसे हमने जलाकर राख कर दिया था, अब पूरी तरह बहाल हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमारे पास इस हकीकत को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था और हमने छत पर छोड़े गए संदेश में अपनी आखिरी उम्मीद रखी। सौभाग्य से बच्चा असामान्य रूप से तेजी से बड़ा हो रहा था। 98वें दिन तक वह किशोर जैसा दिखने लगा। वह न केवल एक सामान्य बच्चे जैसा दिखा था, बल्कि उसमें नकल करने की अविश्वसनीय क्षमता थी। वह हमारी हर बात को लगभग पूरी तरह दोहरा सका था। मैंने भागने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी और मैंने नियमों का पालन किया। कचरा एक डिब्बे में डालना था और कोई उसे लेने आएगा। मैं वहाँ बैठकर उस डिब्बे को देखता रहा, उस कलेक्टर के आने का इंतजार करता रहा, लेकिन वह हमेशा गायब हो जाता। जब मैं नहीं देख रहा था तो मुझे बहुत डर लगता था। आखिरकार मुझे एक योजना सूझी। चूंकि यह दुनिया नकली थी, जवाब जमीन के नीचे होना चाहिए। मैंने खोदना शुरू किया। मुझे लगा कि अगर मैं काफी गहराई तक खोदूंगा तो मैं असली दुनिया तक पहुंच जाऊंगा। दिन रात मैंने खोदा, उम्मीद से लेकर जुनून तक। कभी कभी मुझे यकीन था कि मुझे नीचे से आवाजें सुनाई दे रही थी, वैसी ही आवाजें जैसी वह लड़का टीवी देखते समय निकालता था। फिर मैंने एक हताश फैसला लिया। मैं अपनी प्रेमिका को अब उस लड़के को खाना नहीं खिलाने दूंगा। मैंने उसे बाहर गाड़ी में बंद कर दिया। मुझे विश्वास था कि जो भी इसके पीछे है वह उसे मरने नहीं देगा, लेकिन मेरी प्रेमिका नरम पड़ गई। उसने लड़के के साथ इतना समय बिताया था कि वह उसकी परवाह करने लगी थी। इसके बाद हमारे बीच चीजें बदलने लगी। मैंने उसकी और लड़के की परवाह करना बंद कर दिया और बिना रुके खोता रहा। जब मैं थक जाता तो मैं उस गड्ढे में सो जाता और जब जागा तो फिर खोदने लगा। इस बीच मेरी प्रेमिका ने अपनी खुद की योजना बनाई। वह उस लड़के के रहस्य को उजागर करना चाहती थी। एक दिन लड़का कहीं से एक किताब लाया जिसमें अजीब निशान थे, लेकिन चित्रों से यह स्पष्ट था ये मनुष्यों का अध्ययन करने के बारे में एक किताब थी। मेरी प्रेमिका जानना चाहती थी कि यह किताब कहाँ से आई, लेकिन लड़का सतर्क था। उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो उसने उसके साथ एक नकल का खेल खेलने का नाटक किया। उससे हर उस व्यक्ति की नकल करने को कहा जिसे उसने देखा था, और फिर